हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के अंदर आज हम एक्सटिंक्टिंग ऑफ मेटल, हमने जो लास्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत देखा था, उसमें रिमेनिंग पोर्शन था वो यहाँ पे कर लेंगे। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल का कैसे शुद्धिकरण किए जाते हैं, वो सब चीज यहाँ पे आज देखने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट में हमने देखा था एक्सटिंक्टिंग ऑफ मेटल एट अ मिडल एक्टिविटी सीरीज, क्या जो उसकी जो एक रिएक्टिविटी है, उसकी मिडल रिएक्टिविटी के बेस उसका जो एक्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, ओके। The metal in the extracting metal in the middle of the activity series. The metal in the middle of an activity series, such as the iron, zinc, copper, are moderately reactive. वो क्या है? रिएक्टिव मेटल है सारी। एंड दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द सल्फाइड्स। क्या वो मोस्टली अपने जो ओर्स होती है वो किसके फॉर्म में होती है? सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में ही होती है। okay? Moderately reactive, these are usually present in the sulfide or a carbonate in a nature. It is easier to obtain from metal. It is easier to obtain. It is easier to obtain a metal from its oxide. क्या उसके ऑक्साइड में जो सल्फाइड और कार्बोनेट में से उसका शुद्धिकरण करना है, उससे इजी क्या है, आप उसके ऑक्साइड में से शुद्धिकरण कर सकते हो। क्या सपोज कि मेटल सल्फाइड है, क्या MS है, या तो MCO है कार्बोनेट यानी कि MCO3, तो कार्बोनेट में से उसका शुद्धिकरण या तो सल्फाइड में से उसका शुद्धिकरण करना है ना, वो बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए क्या करो, मेटल सल्फाइड का किस में कन्वर्ट करो, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट है दोनों का किस में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दो। बाद में आपके ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है यानी कि क्या करो, रिडक्शन करो। हम चैप्टर फर्स्ट में हमने रिडक्शन प्रोसेस देखी थी। रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन रिमूव करना, ऑक्सीजन रिमूव करना यानी कि वो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। ओके, तो यहाँ पे हम इसलिए जो कार्बोनेट और सल्फोनेट के सल्फाइड के फॉर्म में है जो कंपाउंड, उसको हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर प्रायोर टू रिडक्शन, तो रिडक्शन द मेटल सल्फाइड एंड क्या, रिडक्शन करने से पहले क्या करोगे हम, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। क्या किसमें कन्वर्ट करना जरूरी है, मेटल सल्फाइड का मेटल ऑक्साइड में, मेटल कार्बोनेट का मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन करना जरूरी है। And the sulfide ores are converted into the oxide by the heating strong in the processing of excess air. क्या जो यहाँ पे नोट डाउन करो और अंडरलाइन कर दो कि the sulfide ores are converted into the oxide by heating। क्या जो सल्फाइड ओर है यानी कि MS है, उसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर, यानी कि ऑक्सीजन की हाजिरी में उसका आप क्या करोगे, उसको गर्म करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, ये सल्फर है तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, M2O3। ये मेटल ऑक्साइड बनेगा। हर एक टाइप में उसकी प्रॉपर्टी के बेस क्या मिलेगा, M2O2 वो सब मिलेगा। okay? मेटल ऑक्साइड बनेंगे। तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रोस्टिंग। क्या कहते हैं, जो मेटल सल्फाइड में से the conversion of a metal sulfide into the metal oxide are by the heat, applying the heating and the presence of the oxygen are called the roasting process। उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या आप अपने ओवन लैंग्वेज में ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। और जो कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट, जो कार्बोनेट और आर द चेंज इनटू द ऑक्साइड, जो कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, बाय द हीटिंग स्ट्रांगली, उसको ज्यादा से ज्यादा गर्म करना है। जैसे क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, उसको क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा गर्मी दोगे, ज्यादा से ज्यादा हीट अप्लाइड करोगे, तो क्या होगा, कोई भी चीज में ज्यादा से ज्यादा गर्म करो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा ना, कार्बन निकल जाएगा, दो ऑक्सीजन निकल जाते तो बचता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड बचता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिडक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम बचेगा। तो इस तरह से जो क्या करते हैं, जो द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड एयर, यानी कि एयर की एब्सेंस में, लिमिटेड एयर यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैल्सिनेशन। और जो
हीटिंग करने की, यानी कि कार्बोनेट का कार्बन जो मेटल कार्बोनेट का मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्जन करने की प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और जो मेटल सल्फाइड की जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ अ जिंक और आर कैन बी शोन इन एज फॉलो। यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है रोस्टिंग प्रोसेस, यानी कि जो क्या होते हैं, जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे, गरम करोगे तो क्या होगा, ये सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और जिंक ऑक्साइड मिलता है। और जिंक ऑक्साइड का बाद में आप क्या करोगे, जेडन ऑक्साइड का रिडक्शन करोगे और रिडक्शन के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, प्योर जिंक मिलेगा। और कैल्सिनेशन प्रोसीजर में क्या करना है, जिंक कार्बोनेट, क्या मेटल कार्बोनेट का हम कैल्सिनेशन करते हैं, जिंक कार्बोनेट को एयर की एब्सेंस में तो लिमिटेड एयर में आप क्या करोगे, उसको गरम करोगे तो कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन हो जाएगा ना। यहाँ पे जो CO3 है, CO3 में से कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का हम क्या रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, जिंक गेन कर सकते हैं। तो रिडक्शन करने के लिए क्या है, कार्बन एक ऐसा मेटल है, कार्बन है क्या है, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे से जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट होगा और जिंक, हमें प्योर जिंक मिलेगा। क्या, तो मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड to the corresponding metal by using the suitable reducing agent। क्या जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है सच है, कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन को दोनों को गर्म करोगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होगा और हमें क्या मिलेगा, मेटालिक जिंक मिलेगा। क्या, इट इज अ रिड्यूस टू द मेटालिक जिंक, हमें क्या मिलता है, मेटालिक जिंक मिलता है। एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ही था ऑलरेडी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना का, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, जिंक में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड आर आल्सो रिडक्शन प्रोसेस। और क्या, इस तरह से जो हम इस प्रोसेस से हम जो मेटल गेन करें वो क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि हमने यहाँ पे मिडल एक्टिविटी सीरीज की प्रोसेस सारी देखी। ओके, तो उसी के बेस यहाँ पे बिसाइड यूजिंग द कार्बन कोक, क्या कार्बन कोक के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन कोक के अलावा हम कौन सा, तो हमने कार्बन यानी कि कोयल यानी कि कार्बन का इस्तेमाल किया टू द रिड्यूस ऑफ मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन का यूज किया। और उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, मेटल का इस्तेमाल करते हैं। मेटल में यानी कि क्या, जो मैग्नीज से हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है, एल्यूमिनियम है। तो मैग्नीज ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और मैग्नीज हमें अलग से मिलेगा। क्या, एल्यूमिनियम है वो ओवर स्मार्ट है, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कर अट्रैक्ट करके वो ऑक्सीजन के साथ अपना रिलेशन, तो ऑक्सीजन और मेटल एल्यूमिनियम का कपल बन जाता है और हमें क्या मिलता है, सिर्फ मैग्नीशियम, एक अकेला एक दुबला पतला इंसान की तरह बचेगा। क्या, बिसाइड द यूजिंग द कार्बन को के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, रिड्यूस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, मेटल गेन करने के लिए क्या हम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको ये कौन सी रिएक्शन है, हमने यहाँ पे मैग्नीज का डिस्प्लेसमेंट किया, किसके थ्रू, एल्यूमिनियम ने। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम यूज करते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल, क्या हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज अ सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ओवर लोअर रिएक्टिव फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्या, जो लोअर रिएक्टिव मेटल है उसको उसके कंपाउंड में से क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस यानी कि हटा देता है और वो उसका जो ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके साथ क्या अपना रिलेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखते हैं, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करेंगे विद द एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के O2 के साथ रिलेशन बना लेगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और क्या मिलेगा, हमें मेटल मैग्नीज मिलेगा। वो लिक्विड फॉर्म में होगा यानी कि स्लरी के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में, स्लरी। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज आर गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड जो मैग्नीज है, मैग्नीज
डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या वो प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्या, हाईली एक्सोथर्मिक। द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस्ड इन अ मोल्टन स्टेट, क्या, मोल्टन यानी कि पिघली हुई स्थिति में मिलती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयन ऑक्साइड, जो आयन 3 ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के जो दो पटरियां होती है उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, आयन आयन ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या करते हैं, आयन ऑक्साइड यूज करते हैं। आयन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम के साथ यूज करते हैं। ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट, जो मशीन के पार्ट को जो क्रैक होती है तो उसको वेल्डिंग सोल्डरिंग करने के लिए भी उसका इस्तेमाल करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द थर्मिट रिएक्शन, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। जो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ थर्मिट रिएक्शन। सॉरी यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है कि Fe2O3 है, Fe2O3 यू गेट Fe2O3 की जब आयन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या आयन मिलेगा, जो स्लरी के लिक्विड के फॉर्म में होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, और हीट होती है वहां पे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। नाउ आगे देखते हैं कि अब मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द, क्या, टुवर्ड द टॉप एक्टिविटी सीरीज। क्या एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप है, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो उसके लिए जो मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। द मेटल हाई अप, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, यानी कि वेरी रिएक्टिव जो मेटल है, वेरी रिएक्टिव, दे आर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम, क्या, उसके ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से हम सिंपली हीटिंग करके उसको हम क्या, बाय हीटिंग विथ कार्बन, कार्बन के साथ हम उसको गर्म करेंगे तो हमें क्या वो सब्सटेंस मिल सकता नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें कि कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, सोडियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं कर, सॉरी ऑक्सीजन को दूर नहीं कर सकते, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना सकते, यानी कि हमें जो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीज, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है वो हमें मिलेगा नहीं। दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव अ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्या है, कार्बन से ज्यादा ओवर स्मार्ट है ये सारी मेटल, वो क्या है, ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखती है, क्या, मोर एफिनिटी, यानी कि मोर अट्रैक्टिंग पावर देन कार्बन। क्या, उसका ऑक्सीजन के प्रति जो कार्बन के जो अट्रैक्शन पावर होगा ऑक्सीजन के प्रति वो कार्बन की कंपेयर में ज्यादा होता है। दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव अ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, कार्बन से मोर एफिनिटी होती है। एंड दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो यहाँ पे हमारे बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन उसी पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। क्या, उसके जो क्लोराइड फॉर्म में होते हैं, मोल्टन पिघले हुए क्लोराइड के फॉर्म में होता है, उसमें से किसका किसका, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों का उसका मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे, मेटल आर डिपोजिट एट एट द कैथोड। क्या, मेटल्स आर डिपोजिटेड एट कैथोड एंड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, क्या, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के फॉर्म में मेटल रखते हैं, वेयर क्लोरीन इज अ लिबरेटेड एट द एनोड। क्लोरीन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर क्या होता है, लिबरेट होता है, एंड देयर रिएक्शन आर एज फॉलो। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, Na होगा, वो क्या प्लस आयन रिलीज करेगा, यानी कि सॉरी Na के ऊपर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या बनेगा, वो सोडियम बनेगा, और कैथोड पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड, और कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज, ओके, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड हो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्या Na प्लस का Na हो जाएगा, और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो क्या बनता है, Cl2 क्लोराइड, क्या, वो नेगेटिवली चार्ज आयन है, ओके।
तो इस तरह से बनता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या एल्यूमिनियम है वो भी क्या उसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से उसको रिड्यूस किया जाता है। ठीक, एक मिनट, यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल देखते हैं, बाद में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें देखेंगे डिटेल में। रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल, द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइबिंग अबव नॉट अ वेरी प्योर। क्या जो प्योर मेटल नहीं होता उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो अलग अलग मेथड हमने देखी, एंड दे कैन नॉट दे कंटेन इम्प्योरिटीज। क्या होती है उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में इम्प्योरिटी भी होती है, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। क्या जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी है ना वो यानी कि जो अशुद्धियां है उसको भी रिमूव करना भी जरूरी है, एंड टू ऑब्टेन प्योर मेटल आपको बाद में प्योर मेटल भी लेगा। एंड द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल टू, क्या इम्प्योर मेटल आपको यानी कि एकदम प्योर मेटल गेन करने की जो प्रोसेस है उसको भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। जो हमने आगे भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस देखी, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग देखी, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग प्रोसेस देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग है क्या, एक मिनट यहाँ पे एक फिगर रह गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम देखते हैं। मेनी मेटल सच एज copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined by electrolytically। क्या इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस है उसके थ्रू हम इसका क्या रिफाइन करते हैं, कि जो प्योर आपको एकदम प्योर जो मेटल चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रोसेस है उसके थ्रू हम गेन कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड। क्या हमें इम्प्योर मेटल का यानी कि अशुद्ध मेटल का, क्या इम्प्योर मेटल का हमें क्या लेना है, एनोड लेना है। क्या लेना है, इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड एंड the thin strip of a pure metal, जो pure metal is made of a cathode। क्या प्योर मेटल का क्या लेना है, कैथोड लेना है, और इम्प्योर मेटल का क्या लेना है, एनोड लेना है। अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या लेना है, जिस मेटल का आपको जो सॉल्यूशन करना है यानी कि जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो उसका सोल्ट लेना है। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सोल्ट इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। क्या और इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड यानी कि जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है ना वो क्या उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उसको हम क्या लेंगे, मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन लेंगे। क्या सपोज कि यहाँ पे हम किसका कर रहे हैं, कॉपर का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कॉपर का। यहाँ पे कॉपर दिख रहा है ना, तो कॉपर सल्फेट का हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। क्या कॉपर सल्फेट का CuSO4 का हम क्या लेंगे, CuSO4 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे। तो कॉपर सल्फेट को पानी में के अंदर डिजोल्व करके यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बनाएंगे, उसका क्या इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। ठीक, आपको जो चीज थी वो क्या याद रखने, कि इम्प्योर मेटल का एनोड लेना है, प्योर मेटल का कैथोड लेना है, एंड जो मेटल का आपको जो प्योरिफिकेशन कर रहे हो उसका मेटल सोल्ट का आपको क्या इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है, उस मेटल सोल्ट का आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। नाउ द एपर्टस इज सेटअप एज शोन इन फिगर। जो यहाँ पे आपको एपर्टस दिया है उस तरह से आप सेटअप करो कि कैथोड यानी कि जो प्योर मेटल इम्प्योर मेटल का प्योर मेटल का इम्प्योर मेटल का सॉरी इम्प्योर मेटल का एनोड लेना है, प्योर मेटल का कैथोड लेना है, बाद में इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो प्योर मेटल जिस मेटल का हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं यानी कि कॉपर का करें तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट ऑन द पासिंग करंट। और ऊपर जो यहाँ पे जो आपको फिगर दी है यानी कि वायरिंग कनेक्ट करोगे यहाँ पे बैटरी सेल होगा, एंड यहाँ पे से जब आप यहाँ पे क्या बैटरी लगे तो क्या जब की ऑन करोगे यानी कि स्विच ऑन करोगे तब करंट पास होगा, और करंट पास होगा तो क्या होगा कि जो एनोड पे इम्प्योरिटी है, क्या है कॉपर की इम्प्योर कॉपर है, कॉपर की इम्प्योरिटी होगी वो क्या होगा, एनोड होगा वो पिघलेगा। क्या होगा, एनोड होगा वो पिघलने का यानी कि मोल्ट होना स्टार्ट होगा, पिघल लेगा। तो उसमें से जो कॉपर आयन होगा वो क्या होगा, Cu2+ आयन रिलीज होंगे, वो किस में जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu2+ SO4
2- उसके आयन होते हैं। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ के आयन होते हैं वो कहाँ पर जाएंगे, इकट्ठे होके कैथोड पर कलेक्ट होते हैं। कहाँ पर कलेक्ट होते हैं, जो एनोड में से पिघलकर कॉपर 2+ आयन है, Cu2+ आयन है, वो कहाँ पर जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कॉपर 2+ आयन होते हैं वो कहाँ पर, कैथोड पर कलेक्ट होते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये एनोड होगा वो पिघल कर क्या हो जाएगा, दुबली पतली सी एक क्या रोड की तरह बचेगा। और जो कैथोड होगा वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और उसके ऊपर क्या होगा, कॉपर, प्योर कॉपर आयन हो गए, वो कलेक्ट हो गए। ठीक, और प्योर कॉपर आयन कलेक्ट हो गए तो हमें क्या मिलेगा, प्योर कैथोड, प्योर मेटल का कैथोड मिलेगा एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑन द पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब करंट पास होगा तो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, क्या जो एनोड होगा वो डिसोल्व होगा, पिघलेगा इनटू द इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसोल्व होगा। एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अ प्योर मेटल, जितना एनोड पे से, एनोड पर से कॉपर पिघल करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर होता है ना, कि अन इक्वल अमाउंट ऑफ अ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट टू डिस्पोजिट ऑन अ कैथोड, क्या उतना जितना एनोड पे से कैथोड होगा वो का, जो एनोड पे से जो जितना कॉपर होगा, कॉपर 2+ आयन है वो एनोड में इलेक्ट्रोलाइट में एंटर होगा, उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर 2+ आयन है वो कहाँ पर जमा होगा, कैथोड के ऊपर जमा होता है। इन द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो कहाँ पर, यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर इसे डिसोल्व होकर पिघलती हुई यहाँ पे घूमती रहेंगी। एंड वेरेज सम क्या होगी, इनसोल्यूबल, यानी कि जो सोल्यूबल नहीं, जो पिघल कर वो सोल्यूबल नहीं रहती, ऐसी जो इम्प्योरिटीज है सेटल डाउन एट द बॉटम। यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हो क्या है, जो इम्प्योरिटीज कलेक्ट हुई है। एंड उसको क्या कहते हैं, एनोड में से पिघल कर आई हुई मड है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एनोडिक मड, या तो एनोडिक पंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडिक पंख, एनोडिक मड भी कहते हैं उसको, एनोडिक पंख भी कहते हैं। और एनोड के नीचे वो कलेक्ट होती है। कि इस बात समझ में, जितनी मात्रा में कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसोल्व हो गए, उतनी मात्रा में कॉपर होते हैं कहां पर, कैथोड पे जमा होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है, कोरोजन। क्या, कोरोना नहीं, कोरोजन। कोरोजन यानी कि क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, आप लोगों ने कई सारी जो मेटल देखी होगी, क्या होती है, बहुत टाइप की जो मेटल होती है उसके ऊपर क्या लग जाती, जंग लग जाती है। हमने चैप्टर 1 में उसके बारे में बहुत सारा देखा था कि यू हैव लर्नड द फॉलोइंग अबाउट द कोरोजन इन चैप्टर 1। सिल्वर आर्टिकल, जो सिल्वर की आइटम होती है कोई भी, बिकम अ ब्लैक आफ्टर सम टाइम, क्या वो सिल्वर की यानी कि चांदी की जो आइटम होती है वो किसी काले कलर की हो जाती है व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब हवा में खुली रहती है उस टाइम पे। एंड दिस इज द बिकॉज इट रिएक्ट द सल्फर इन द एयर। क्या, क्यों हो जाती है ब्लैक, तो सिल्वर की जो हवा में प्रेजेंट सल्फर है, सल्फर के साथ रिएक्ट करती है और एयर टू कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। और जो सिल्वर के जो बर्तन है उसके ऊपर क्या, जो सिल्वर के बर्तन है तो सिल्वर के जो आप गहने पहन के रखे हैं उसके ऊपर क्या हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड की क्या जाती है, लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। कि एक सिल्वर का कोरोजन हुआ। उसी तरह कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट, कॉपर है वो हवा में भेज के अंदर, मॉइस्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करके इन द एयर एंड स्लोली लूजन इट शाइनी ब्राउन। क्या, जो शाइन, उसकी जो शाइन सरफेस है वो क्या हो जाती है, ब्राउन सरफेस में कन्वर्ट हो जाती है। कॉपर के बर्तन होते हैं ब्राउन सरफेस एंड ग्रीन कोट। और आप लोगों ने कॉपर के बर्तन हो गए उसके ऊपर देखा होगा कि ग्रीन लेयर जम जाता है, कैसा कलर का, ग्रीन लेयर होता है। और ग्रीन लेयर है वो क्या है, उसकी कॉपर की कोरोजन है, यानी कि कॉपर के ऊपर रस्टिंग हुआ है। एंड दिस ग्रीन सब्सटेंस इज अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और आप लोगों ने कॉपर के बर्तन में कई बार पानी पीते हो गए, कॉपर के बर्तन में रात को रखते हैं तो उसके ऊपर थोड़े टाइम के बाद उसके ग्रीन लेयर हो जाता है, वो क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट का लेयर होता है। उसी तरह आप लोगों ने आयन की बहुत सारी आयन की चीज तो देखी होगी, जिसके ऊपर क्या होता है, आयन के ऊपर, आयन जब नया नया होता है ना मेटल की चीज, वो कैसी होती है, एकदम शाइनिंग सरफेस होते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो क्या हो जाती है, ब्राउनिश कलर की हो जाती है। आयन व्हेन एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए रहेंगे, एक्वायरिंग कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लैकी, क्या ब्राउन कलर की, यानी कि ब्राउन कलर की उसके ऊपर पोपड़ी जम जाती है। एंड सब्सटेंस आर कॉल्ड रस्ट, उसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट द कंडीशन अंडर द विच आयन रस्ट, कौन सी कंडीशन में आयन का रस्ट होता है, उसकी एक एक्टिविटी के थ्रू एक प्रोसीजर हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट करते हैं वो एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.14 है,
उसमें आयन कौन सी कंडीशन में रस्ट होता है, यानी कि आयन के ऊपर कौन सी कंडीशन में उसके ऊपर जंग लगती है वो देखते हैं। टेक अ 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस इनटू इन प्लेस आयन नेल, यानी कि आयन की खिल्ली उसके अंदर रखो, 2-3 खिल्ली रख दो। लेबल द दिस टेस्ट ट्यूब ए बी सी, हर एक टेस्ट ट्यूब को ए बी सी नाम लेबल दे दो। एंड पोर सम वाटर, एक टेस्ट ट्यूब ए है ना उसके अंदर थोड़ा पानी भरो, कितना आधी खिल्ली जो खिल्लियां है वो क्या आधी डूबे इतना पानी भरो, एंड बाद में उसके ऊपर क्रॉक लगा दो। एंड पोर अ बॉइल डाइल्यूट वाटर, क्या बॉइल किया हुआ गर्म किया हुआ डाइल्यूट वाटर है क्या, डिस्टिल वाटर, सॉरी डिस्टिल वाटर यानी कि प्योर वाटर होता है, क्या होता है डिस्टिल वाटर यानी कि जो प्योर वाटर है, जो पोर डिस्टिल वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब बी, क्या टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करो और ऊपर से क्या कर दो थोड़े के ऑयल ऐड करोगे, तो क्या होगा ऑयल होगा ना ऊपर की एयर के साथ पानी को कांटेक्ट होने देगा नहीं, एयर है ना एयर का और वाटर का कांटेक्ट होगा नहीं, ऊपर ऑयल का लेयर आएगा इसलिए। तो ऑयल विल फ्लोट ओवर द वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग द वाटर, क्या एयर को पानी के अंदर डिसॉल्व होने देंगी नहीं। एंड थर्ड चीज क्या करो, आप एक टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हमने यहाँ पे रखा है एनहाइड्रोन्स कैल्शियम क्लोराइड, क्या कैल्शियम क्लोराइड क्या है ड्राइंग एजेंट है, क्या है सूखा ही रखती है कि एनहाइड्रोस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब सी एंड क्रॉप, यानी कि जो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है ना वो जितनी भी एयर है ना एयर के अंदर यानी कि मोस्ट जितनी प्रेजेंट है ना उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, क्या एनहाइड्रेट कैल्शियम क्लोराइड विल विल एब्सॉर्ब द मॉइस्चर, क्या ये आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है 1 मार्क पे, व्हाट इज मॉइस्चर एब्सॉर्बिंग एजेंट, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने वाला एजेंट कौन सा है, तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेता है। एंड इफ एनी फॉर्म ऑफ द फॉर्म द एयर लिव्स दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डे, और थोड़े दिन तक आप इसको रहने दोगे तो क्या होगा, तो जो थर्ड है पहले सी में हम देखते हैं, सी टाइप की जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो हमने जो आयन की जो नेल ली है खिल्ली ली है उसके ऊपर जंग नहीं लगा है, यानी कि वो कैसी है जो शाइनिंग सरफेस है। जो सेकंड टेस्ट बी के अंदर जहाँ पे डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर के ऊपर ऑयल का लेयर है, तो वहां पे भी पानी कांटेक्ट एयर की कांटेक्ट में नहीं आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ एक खिल्ली है वो क्या रस्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे थर्ड फिगर में फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कि आयन की कलर है वो क्या होगा, आयन नेल है वो क्या है ब्राउनिश कलर की होगी, तो वहां पे क्या उसका रस्टिंग होगा, क्यों आयन है वो रस्ट कब होगा जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा ना, एयर एंड वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब भी उसका रस्टिंग होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं you will observe that iron nail rust in a test tube A, but they do not rust in the test tube B and C. B and C में test tube में rust नहीं हुआ। In the test tube A, the nail exposed ये क्या है? In a test tube A, in a test tube A, the nail are exposed to both air and water, क्या एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हो गए तो ही उसका रस्टिंग होना स्टार्ट होता है। इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल आर एक्सपोज टू ओनली वाटर, सिर्फ उसके किसके कांटेक्ट में, सिर्फ ओनली वाटर के कांटेक्ट में, इसलिए उसका रस्टिंग होता नहीं है। एंड द नेल इज अ टेस्ट ट्यूब सी एक्सपोज ऑन अ ड्राई एयर, वो क्या है सिर्फ सूखी हवा के अंदर, क्या मॉइस्ट क्या नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ड्राई एयर है इसलिए उसका एक्सपोज है। व्हाट डज दिस टेल अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयन आर्टिकल रस्ट, क्या आयन आर्टिकल रस्ट in the presence of air and water, और या तो क्या कह सकते हैं हम मॉइस्चर के प्रेजेंट में उसका रस्टिंग होता है। ओके नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं आगे कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से हम कैसे बचाएंगे मेटल को, कोरोजन नहीं हुआ यानी कि उसके ऊपर जंग नहीं लगे उसके लिए क्या इलाज है, और ये क्या है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके समझ लो आपके लिए काम में आएगा क्योंकि बहुत सिंपल भी है, जंग नहीं लगे उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द, उसके ऊपर पेंट कर दो, क्या आप लोगों ने कई सारी जो मेटल की चीज होगी उसके ऊपर पेंट किया हुआ था, तो पेंटिंग करके नहीं कर सकते, पेंटिंग करोगे तो नहीं रस्टिंग होगा। बाद में ऑयलिंग करते रहोगे तो भी जंग नहीं लगता, आपके घर के अंदर कई सारे जो मशीन हो गए टूल्स हो गए उसके ऊपर ऑयलिंग किया हुआ होता है, तो और जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं उसके ऊपर क्या होता है मोस्टली
जो ऑयलिंग किया होता है इसलिए उसके ऊपर रस्ट होता नहीं है। और उसके बाद है ग्रीजिंग करके, क्या कर सकते हैं, ग्रीजिंग करोगे, कोई भी मेटल है उसके ऊपर ग्रीजिंग करोगे, कोई भी मेटल है उसके ऊपर ग्रीस लगा दोगे, क्या ग्रीजिंग, ग्रीजिंग करोगे तो भी क्या होगा, उसका रस्टिंग होगा नहीं। एक मिनट, उसके बाद होता है कि क्या होता है, गैल्वेनाइज, क्या कोई भी मेटल को गैल्वेनाइजिंग करोगे, गैल्वेनाइज प्रोसेस हम यहाँ पे नीचे समझेंगे, ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट में। बाद में क्रोम प्लेटिंग, उसके क्रोम प्लेटिंग है वो भी हम नीचे के में पढ़ने वाले हैं। एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज, क्या अलॉय बनाकर भी आप क्या कर सकते हो, उसको कोरोजन से बचा सकते हैं, वो जंग नहीं लगेगी। तो सिंपल क्या है, पेंटिंग करके, यानी कि जो मेटल ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर पेंट लगा दो, सेकंड ऑयलिंग कर दो, थर्ड ग्रीजिंग करो। नाउ गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग यानी कि क्या होता है, गैल्वेनाइज इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील, स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग बाय द कोटिंग, क्या उसके ऊपर गैल्वेनाइज आयरन लगा दो। गैल्वेनाइज यानी कि them with a thin layer of a zinc, क्या आयन की चीज है उसके ऊपर क्या पतला सा जिंक का लेयर लगाओगे तो उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो गैल्वेनाइज आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अगेंस्ट अ रस्टिंग इवन द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, क्या ऊपर का जो जिंक का लेयर निकल जाएगा ना तो भी वो उसका क्या होगा, रस्टिंग होगा नहीं। एंड कैन यू रीजन दिस आउट, क्यों, क्योंकि जिंक है वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, Zn इज हाईली रिएक्टिव देन Fe, जिंक है वो हाईली रिएक्टिव है, तो जिंक होगा वो क्या करेगा, मॉइस्चर को अपने साथ पास एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो जिंक होगा वो आयन के साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होगा, लेकिन एफी को होने देगा नहीं। इसी तरह क्या है गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज यानी कि क्या होता है, जो आपको जो जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर क्या करोगे, जिंक का पतला सा लेयर लगा दोगे, तो जिंक होता है जो गैल्वेनाइज, हमें क्या मेटल गैल्वेनाइज कलर मिलता है, तो गैल्वेनाइज कलर आप उसके ऊपर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। जो थर्ड है अलोइंग, अलोइंग है, अलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड। अलोइंग में यानी कि क्या करने का, improving the properties of the metal, we can get the desirable properties by this method, क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि आप लोगों ने स्टेनलेस स्टील देखा होगा, तो क्या फॉर एग्जांपल आयन, आयन है वो क्या है, आयन आर मोस्टली वाइडली यूज एज अ मेटल है, आयन है वो सबसे ज्यादा यूज है, बट इट इज नेवर यूज इन अ प्योर स्टेट, वो क्या प्योर स्टेट में यूज नहीं होता है, क्यों कि दिस इज बिकॉज प्योर आयन इज अ वेरी सॉफ्ट, प्योर आयन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, एंड स्ट्रेच इजीली, उसको आप इजीली खींच सकते हो, तोड़ सकते हो, व्हेन व्हाट, क्या वो जब गर्म होगा ना तो इजीली वो स्ट्रेच हो सकता है, लंबा पतला हो सकता है, बट इफ इट इज अ विथ, इट इज मिक्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, उसके साथ 0.05, एक बोर्ड के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया था कितने अमाउंट में कार्बन ऐड किया जाता है तो हार्ड बनाने के लिए, 0.05% उसके साथ आप कार्बन मिक्स करोगे तो इट बिकम अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कैसा बन जाता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। व्हेन आयन इज अ मिक्स विथ अ निकल, क्या आयन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करते हो तो वी गेट अ स्टेनलेस स्टील, एसएस का स्टील बनता है, एंड विच इज अ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट, क्या वो स्टेनलेस स्टील होती है, आपके घर के अंदर प्लेट होती है, बर्तन होते हैं, वो सब क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कभी जंग लगता नहीं है। ओके, नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में, thus if iron is a mix with some other substance, आयन को हम क्या थोड़े बहुत दूसरे सब्सटेंस, क्या आयन इज अ मिक्स विथ सम अदर सब्सटेंस, इट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज, उसकी आयन की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आयन की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज अ मिक्स विथ सम अदर सब्सटेंस, क्या कोई भी मेटल को दूसरे मेटल के साथ आप मिक्सअप करोगे तो क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज होगी वो चेंज हो जाएगी। एंड द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल, क्या वो आप मेटल के अंदर क्या मेटल भी ऐड कर सकते हैं, नॉन मेटल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आयन के अंदर क्या, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमने क्या निकल भी ऐड किया, क्रोमियम भी ऐड किया, और हमने क्या किया 0.05% क्या कार्बन भी ऐड किया, कितने परसेंट, 0.05%। एनी अलॉय ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सर, क्या होमोजेनियस मिक्सर बनाना है ऑफ अ टू और मोर मेटल, यानी कि एक इक्वल सब अच्छे से मिक्सअप हो जाए, ऐसा होमोजेनियस मिक्सर बनाओ, एंड मेटल और नॉन मेटल का, एंड मेटल एंड नॉन मेटल का बनाते हैं, एंड इट इज प्रिपेयर बाय द फर्स्ट मेल्टिंग, पहले क्या उसको पिघा लो, द प्राइमरी मेटल को पिघा लो, देन ऐड डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट, और जो हम ऐड करना चाहते हैं उसको बाद में हम उसके अंदर डिसोल्व करेंगे इन डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज, यानी कि 30% होता है, 20% होता है, 10%, जितनी मात्रा में ऐड करना होता है वो जो डिफाइनाइट होता है कि उतनी मात्रा में उसको ऐड करो, देन कूल टू एट अ रूम टेम्परेचर, बाद में उसको ठंडा होने दो, तो आपको क्या जो नया मेटल मिलेगा वो क्या होगा, मिक्स मेटल होगा, उसको क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। ओके,
इफ वन ऑफ द मेटल इज अ मर्क्यूरी, यदि उसमें आपने जो ये अलॉय के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक मेटल के फॉर्म में आपने मर्क्यूरी यूज किया है, तो उस अलॉय को क्या कहोगे? अलॉय इज नोन एज एमालगम कहते हैं। उस अलॉय को क्या कहते हैं? एमालगम कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। क्या ये भी एक चीज याद रखो, अपने अंडरलाइन कर लेना टेक्स्ट बुक के अंदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन अ प्योर मेटल। प्योर मेटल से क्या होता है? इसकी कंडक्टिविटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें कि फॉर ब्रास, ब्रास क्या है? अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का अलॉय है। एंड ब्रॉन्ज, कॉपर जिंक एंड ब्रॉन्ज तीनों का क्या है? मिक्सर है। एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन का जो कॉपर एंड टिन का मिक्सअप करोगे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज वेयर कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। कॉपर है वो क्या? इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन टिन का और कॉपर का मिक्सर है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता है। बाद में आप लोगों ने सोल्डरिंग आयन यूज किया होगा। सोल्डरिंग आयन, जो सोल्डरिंग आयन है, जो सोल्डरिंग करने के लिए दो वायर को क्रैक हो गए तो उसको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोल्डरिंग, सोल्डर एन अलॉय ऑफ अ लीड एंड टिन, क्या लीड और टिन का जो दोनों का मिक्सर है, लीड यानी कि पीबीएनएसएन हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। क्या? वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर को जो आप लोगों ने, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो क्या करते हैं? रेंड करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए क्या करते हैं? लेड और टिन का जो वायर होता है उसको सोल्डरिंग आयन कहते हैं, सोल्डरिंग वायर कहते हैं। वो सोल्डरिंग वायर बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? तो आपको बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन होता है, सोल्डरिंग वायर बनाने के लिए सोल्डरिंग वायर में कौन सा मेटल होता है? सोल्डरिंग वायर में तो लीड एंड टिन होता है। क्या होता है? लीड एंड टिन का मिक्सर्स होता है। नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको यहाँ पे हमारे बोर्ड की एग्जाम के लिए जो 5 मार्क्स का चैप्टर था, कोई भी टाइप के डाउट आपको क्रिएट हुए तो हमें कमेंट में जरूर बताना। ओके।